बच्चों, आज हम लोग अनौपचारिक पत्र लेखन के संबंध में जानेंगे। इसके पहले की क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को औपचारिक पत्र लेखन का पूरा प्रारूप विस्तार से समझा दिया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें ताकि उनका औपचारिक पत्र लेखन किस ढंग से उन्हें करना है इसके विषय में उन्हें जानकारी हो जाए। ठीक है, और आज हम लोग अनौपचारिक पत्र के संबंध में जानेंगे। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उन्हें लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसका पूरा प्रारूप जानने का प्रयास करेंगे। और एक दो उदाहरणों के माध्यम से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस ढंग से अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप जानिए कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र हम ऐसे व्यक्तियों को लिखते हैं जिनके साथ हमारा निजी और व्यक्तिगत संबंध होता है, जिनके साथ हमारा आत्मीय संबंध होता है, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार। तो इन लोगों के साथ ही हम अनौपचारिक पत्र व्यवहार करते हैं। ऐसे पत्रों में हम निजी सुख दुख का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे का हाल समाचार लेते हैं, एक दूसरे के साथ सहजता पूर्वक सारी जो व्यक्तिगत बातें हैं उसका विवरण, उसका उल्लेख हम अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्र जैसे कि हाल समाचार लेने के लिए पत्र, अपने आत्मीय संबंधियों का हाल समाचार लेने के लिए लिखे गए पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। फिर शुभकामना पत्र या मंगल कामना पत्र, निमंत्रण या आमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र और सूचनार्थ पत्र, इस तरह के सभी पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, इस तरह के पत्रों को लिखने के लिए हमें कुछ थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भाषा में बहुत ही सरलता, सहजता और मधुरता होनी चाहिए। ठीक है, हम जिस भी व्यक्ति को ये पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हम पूरी तरह से व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करें और बहुत ही सरल सहज भाषा हो, मधुर भाषा हो, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही सरलता से हमारी बात समझ में आ जाए। ठीक है, संबोधन, अभिवादन और समापन। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है कि हम जिस व्यक्ति विशेष को लिख रहे हैं पत्र, उसे हम संबोधित किस शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं, उसे अभिवादन किन शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं और समापन करते समय भी हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है हमें। इसके अतिरिक्त सीमित व असीमित आकार। अनौपचारिक पत्र जो है वो आकार के दृष्टिकोण से छोटे और बड़े हो सकते हैं। जैसे कि हम औपचारिक पत्र जब लिखते हैं बच्चों, तो औपचारिक पत्र लिखते समय हमें शब्दों की सीमा होती है, सीमित शब्दों का ही प्रयोग करना होता है। लेकिन हम अनौपचारिक पत्र लिखते समय शब्दों की सीमा नहीं होती है, बड़े भी लिख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार छोटे भी हो सकते हैं वो। ठीक है, वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। जब भी हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारे वाक्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, उसमें मात्रा की शुद्धता होनी चाहिए ताकि सामने वाले को हमारी बातें स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, पत्र प्रेषक व प्रापक का पता। प्रेषक यानी भेजने वाला और प्रापक जो है यानी पाने वाला, यानी पत्र भेजने वाले का जो पता है और पत्र पाने वाले का पता यानी एड्रेस पूरी तरह से साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। विनम्रता। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें विनम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आवश्यक बातों का ही विस्तार करना चाहिए। जब हम पत्र लिख रहे हैं, अनौपचारिक पत्र लिखने से थोड़ा सा पहले हम विचार कर लें कि हमें वास्तव में किस कारण से पत्र लिखना है, यानी जो मुख्य विषय है उसे विस्तृत रूप में लिखें और इधर उधर की जो बातें हैं उसे थोड़ा संक्षिप्त रूप में लिखें ताकि सामने वाले को वास्तविकता ये पता चल जाए कि हमने उसे लेटर किस लिए लिखा है। ठीक है, तो आवश्यक बातों को ही ज़्यादा विस्तृत रूप में लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई बच्चों जिससे हमें ध्यान रखना चाहिए अनौपचारिक पत्र लिखने के समय। ठीक है, अब हम लोग अनौपचारिक पत्र लिखते समय हम किस प्रारूप से लिखेंगे, यानी उसका जो फॉर्मेट है उसके संबंध में भी जान लें। तो एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं।
जैसे कि आपका कोई एक मित्र है, उसे आपको शुभकामना पत्र लिखना है, उसका ओलंपिक खेलों में चयन हो गया है और वो विदेश जा रहा है, ठीक है, तो उसको आपको शुभकामना देते हुए पत्र लिखना है, तो आप उसे किस ढंग से लिखेंगे। तो पत्र, ये आपका पेज है, इस पेज पे आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, यानी पत्र प्रेषक का पता। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना पता लिखेंगे। आपका पता मान लीजिए है 138 यानी 138 ए, फिर जगह का नाम हो गया आपका गोमती नगर, ठीक है, यहाँ अलविराम गोमती नगर, फिर यहाँ आपने लिखा सिटी का नाम, ठीक है, शहर का नाम लखनऊ, ठीक है, फिर यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे यानी डेट लिखेंगे। दिनांक मान लीजिए है 11 नवंबर 2020, ठीक है, ये दिनांक लिखेंगे। इसके पश्चात आप यहाँ पर 1 लाइन गैप देंगे, फिर यहाँ पर अपने मित्र को संबोधित करेंगे। मित्र को संबोधित आप किस ढंग से करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे प्रिय मित्र। प्रिय मित्र, मान लीजिए उस जो आपका मित्र है उसका नाम है अंकित, तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र अंकित। फिर यहाँ आप उसे अभिवादित करेंगे, अभिवादन के शब्द लिखेंगे, जैसे यहाँ आप लिख सकते हैं सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, ठीक है। यहाँ पर आप सप्रेम नमस्ते, सस्नेह नमस्कार, मधुर स्मृतियाँ जैसे शब्दों का यहाँ प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर प्रिय मित्र जैसे लिख रहे हैं संबोधित करते समय आप, तो प्रियवर मित्र लिख सकते, प्रियवर अंकित लिख सकते हैं, बंधुवर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप उसे संबोधित करेंगे, फिर यहाँ आप उसे अभिवादित करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 3 अनुच्छेदों में आप अपनी बात कहेंगे यानी मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे। मुख्य विषय वस्तु में पहले अनुच्छेद का जब प्रारंभ करेंगे तो आप इस ढंग से लिख सकते हैं कि मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होगे। और फिर मुझे ये जान के बहुत ही हर्ष हुआ कि तुम्हारा चयन ओलंपिक खेलों के लिए हुआ है, ठीक है। इस तरह की बातें लिखने के पश्चात सेकेंड स्टैंजा में उन्हीं बातों का थोड़ा विस्तार करते हुए कि मुझे बहुत हर्ष है कि तुम वहाँ जा रहे हो, तुम कुछ बातों का ध्यान रखना, और इस तरह की जो बातें हैं, सुझाव हैं, और इन बातों का आप विस्तार करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड स्टैंजा में यानी तीसरे अनुच्छेद में समाप्त करते हुए अपनी बातों को आप लिख सकते हैं कि मैं मंगल कामना करता हूँ कि तुम वहाँ पर पदक जीत करके आओ। इस तरह की जो मंगल कामना के शब्द हैं उन बातों को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पत्र को समाप्त करेंगे। तो 3 अनुच्छेदों में आपने मुख्य विषय वस्तु लिखा। फिर समापन करते हुए यहाँ पर आप लिख सकते हैं तुम्हारा परम मित्र या तुम्हारा अभिन्न मित्र, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको पूरा जो पत्र है, अनौपचारिक पत्र, उसे लिखना है। यही एक फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट है कि सबसे पहले आप यहाँ अपना पता लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर यहाँ पर संबोधन के शब्द लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप अभिवादन के शब्द लिखेंगे, फिर 3 अनुच्छेदों में अपने जो मुख्य विषय वस्तु है उसे लिखेंगे, फिर समापन करते हुए आप समापन के शब्द लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यही मुख्य फॉर्मेट है। इस ढंग से ही सारे पत्र आपको लिखने हैं। परीक्षा में बच्चों गोपनीयता के दृष्टिकोण से ऐसा कहते हैं कि एड्रेस अपना आपको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप चाहें तो आप एड्रेस लिख सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते लिखना तो आप यहाँ पर एड्रेस के स्थान पर आप यहाँ पर परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप परीक्षा भवन, ठीक है,
परीक्षा भवन और फिर सिटी का नाम, ये आप ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये देखता है कि आपने पता के स्थान पे पता लिखा है, आपने कहाँ से लिखा है। परीक्षा भवन और सिटी का नाम ये आप लिख सकते हैं, या अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं, दोनों में से आप कोई एक लिखेंगे ज़रूर, ठीक है, पता लिखना आवश्यक है। और यहाँ अंत करते समय, समापन करते समय भी गोपनीयता के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यहाँ आप नाम नहीं लिखना चाहिए। तो आप यदि आप यहाँ अपना नाम नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आप अ ब स या क ख ग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से पत्र लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़े चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर थोड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको पर पता और यहाँ पे समापन करते समय इन शब्दों को लिखना आवश्यक है, तभी आपका ये सही प्रारूप माना जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर आपका प्रारूप देखता है, तो इस बात को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि यहाँ आपको अपना पता लिखना है, यहाँ सिटी का नाम हो गया, दिनांक हो गया, संबोधन हो गया, अभिवादन हो गया, 3 अनुच्छेदों में मुख्य विषय वस्तु विस्तार, फिर समापन करते हुए समापन के शब्दों को लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर अपना नाम या अ ब स लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक सही फॉर्मेट है आपका अनौपचारिक पत्र लिखने का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। और दिनांक, जैसा कि बच्चों मैंने औपचारिक पत्र में भी आपसे कहा था कि आप हिंदी के अंकों में ही कोशिश कीजिए कि आप दिनांक हिंदी के अंकों में ही लिखें। यदि नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर दिनांक अंग्रेजी के अंकों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको दिनांक लिखना आवश्यक है। आप इस ढंग से भी दिनांक लिख सकते हैं, या फिर आप इस ढंग से भी दिनांक लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिनांक लिखना आपको आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पूरा फॉर्मेट, पूरा प्रारूप कि किस ढंग से आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है। और ये जितने भी पत्र हैं, हाल समाचार के पत्र हों, शुभकामना, निमंत्रण, बधाई पत्र, ये सभी पत्र जो हैं वो उनका जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, वो यही है। इसी ढंग से ये सारे पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय बच्चों सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो ये हैं कि आप संबोधन, अभिवादन और समापन, ये 3 मुख्य बातें हैं जिसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आप किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं, तो बड़े को पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह के संबोधन के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि अपने माता पिता को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे पूजनीय, पूजनीय या पूज्य, आदरणीय। गुरु को लिख रहे हैं तो श्रद्धेय। ऐसे शब्दों का ही आप संबोधन करते समय लिखेंगे, शब्द यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। और फिर अभिवादन, आप अपने बड़ों को किस तरह से अभिवादित कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर समापन के जो शब्द हैं वो यहाँ पर आप मान लीजिए अपने माताजी पिताजी को लिख रहे हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं आपका सुपुत्र, आपका सुपुत्र या आपकी सुपुत्री, या फिर आपका प्रिय बेटा, प्रिय बेटी, इस तरह से लिख सकते हैं। यदि आप अपने चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय भतीजा लिख सकते हैं, यहाँ पर नाना नानी को लिख रहे हैं तो नातिन और नाती लिख सकते हैं। ऐसे शब्दों का ही आप प्रयोग करेंगे समापन करते समय, ठीक है। फिर यदि आप अपने बराबर वालों को पत्र लिख रहे हैं, यानी अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्रियवर या बंधुवर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, या प्रिय मित्र फिर नाम लिखेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे संबोधित करते समय। अभिवादन करते समय आप यहाँ पे सस्नेह नमस्कार या फिर आप सब प्रेम नमस्ते, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। और समापन करते समय यहाँ पर तुम्हारा शुभाकांक्षी भी लिख सकते हैं, तुम्हारा शुभेक्षु भी लिख सकते हैं,
और तुम्हारा शुभचिंतक या तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा परम मित्र, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि आप छोटे लोगों को लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर किन शब्दों से उन्हें संबोधित करेंगे? तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिय अनुज। ठीक है, प्रिय अनुज या अनुजा। अनुज का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, तो अनुजा यदि बहन को लिख रहे हैं तो प्रिय अनुजा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ उन्हें अभिवादित करते समय यहाँ पर आप लिख सकते हैं खुश रहो या प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो, शुभाशीष, स्नेहाशीष, ऐसे शब्दों का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे अभिवादन में। फिर समापन करते समय यहाँ पर आप लिख सकते हैं तुम्हारा अग्रज या तुम्हारी अग्रजा। ठीक है, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन, ऐसे शब्दों का ही इस्तेमाल करके आप समापन करेंगे। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय बच्चों सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो है संबोधन, अभिवादन और समापन के शब्दों का। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, और जो प्रारूप है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, अब एक दो उदाहरणों के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमें अनौपचारिक पत्र किस ढंग से लिखने चाहिए। प्रश्न है, आप अपने परिवार के साथ किसी एक प्रदर्शनी को देखने गए थे, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, वहाँ कौन कौन सी चीज़ों ने आपको आकर्षित किया, जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है, अपना अनुभव बताते हुए अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखिए। उत्तर आप इस ढंग से लिखेंगे 148 ए पहाड़गंज दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2020। प्रिय मित्र शरद, सहस्नेह नमस्कार। मैं सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होगे। मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई तथा उसका परिणाम भी उत्कृष्ट रहा। मैंने यह पत्र तुम्हें विशेषकर यह बताने के लिए लिखा है कि मैं ग्रीष्मावकाश में एक हस्तकला प्रदर्शनी देखने गया था। यह प्रदर्शनी दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प उद्योग के द्वारा लगाई गई थी। यह प्रदर्शनी बहुत ही लुभावनी और आकर्षक थी। इसमें गांवों और विभिन्न शहरों की कलात्मक कृतियां देखने को मिलीं। मिट्टी के बर्तन, लाख की बनी चूड़ियाँ, पश्मीना की शॉलें, बंदेज की साड़ियाँ, विभिन्न घरेलू सजावटी सामान, हाथ से बने हुए लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने आदि बहुत सी वस्तुएं देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हथकरघा उद्योग की खादी के बने हुए कपड़े देखकर मैं विशेष आकर्षित हुआ। खादी के कपड़े स्वदेशी होने के साथ ही साथ मजबूत और किफ़ायती भी थे। मिट्टी के बर्तन में बना खाना सुस्वादु होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। यह सब देखकर ऐसा लगा मानो पूरा भारतवर्ष एक ही क्षेत्र में समाहित हो गया हो। देश की अनूठी कला देखकर मुझे बहुत गर्व हुआ कि मेरे देश में इतने उच्च कोटि के कलाकार हैं। ऐसी प्रदर्शनियां देश में अवश्य लगाई जानी चाहिए, जिससे विदेशी पर्यटक भी आकर्षित होंगे और देश के छोटे छोटे जगहों के कलाकारों की कला का प्रदर्शन भी होगा तथा उनका उत्साहवर्धन भी होगा। साथ ही विदेशी मुद्रा में भी इजाफा होगा। हमारे देश की कला विश्व के कोने कोने तक फैलेगी। सरकार को भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुविधा मुहैया कराना चाहिए। इस प्रदर्शनी को देखकर मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मित्र शरद, इस पत्र में इतना ही, शेष मिलने पर विस्तार से बताऊंगा। चाचा चाची जी को मेरा प्रणाम, छोटी बहन प्रीति को स्नेहाशीष, तुम्हारा अभिन्न मित्र रमेश। तो ये था बच्चों एक उदाहरण जिसके माध्यम से हमने जाना कि अनौपचारिक पत्र हमें किस ढंग से लिखना चाहिए। एक अन्य उदाहरण भी देखते हैं कि आपको यदि बड़ों को पत्र लिखना है तो आप किस ढंग से लिखेंगे। प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश में खेल के अभ्यास के कारण छात्रावास से घर न जा सकने के लिए मां को पत्र लिखिए। उत्तर है 208 ए
सिविल लाइंस प्रयागराज, दिनांक 4 जनवरी 2020। पूज्य माताजी, सादर चरण स्पर्श। आशा करता हूँ कि घर में सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। यहाँ पर मैं भी कुशल मंगल से हूँ। माँ, मेरी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। मेरे सभी प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छे हुए हैं। उम्मीद है कि मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। माँ, जैसा कि आप जानती हैं कि मैं अपने विद्यालय के फुटबॉल टीम का कप्तान हूँ और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत ही पसंद है। इस बार मेरे विद्यालय में फुटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के कुशल प्रशिक्षक को आमंत्रित किया गया है, जिससे विद्यालय की फुटबॉल टीम को विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि फुटबॉल टीम आने वाले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके। इस प्रशिक्षण में मुझे भी भाग लेना है। यही कारण है कि मैं इस बार ग्रीष्मावकाश में घर नहीं आ पाऊंगा। आप मेरी चिंता न कीजिएगा, मैं यहाँ अपना ध्यान रखूँगा। पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा और अनुज को प्यार। आपका सुपुत्र विकास। ठीक है, तो ये था बच्चों एक दो उदाहरण जिसके माध्यम से आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि आपको अनौपचारिक पत्र किस ढंग से लिखने चाहिए। ठीक है, और एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, जो कि जिस तरह के टॉपिक्स आने की संभावना एग्जाम में रहती है। जैसे कि आपको अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और इस बात का विवरण देते हुए उसे आप व्यायाम के लिए प्रेरित कीजिए। या फिर आप अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। या फिर आप अपने मित्र को इंटरनेट की लाभ हानियों को दर्शाते हुए पूरा विवरण देते हुए उसका पत्र लिखिए। या फिर आप अपने मित्र की बड़ी बहन के विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाए, इसके लिए आप क्षमा याचना करते हुए पत्र लिखिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, जिस पे आप बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सही ढंग से समझ में आ जाएगा कि आपको अनौपचारिक पत्र किस ढंग से लिखना है। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र लिखने का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। कुछ जो विशेष बातें हैं उनको ध्यान रखते हुए आप अनौपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये 120 शब्दों में ही लिखने के लिए आता है। तो आप बार बार जब अभ्यास करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा में इस पत्र को लिख पाएंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो बच्चों आपको तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।